14, and it is now up 3 times, 25,078 crore. 49. If you go for science and the Department of Science and Technology, it was 7,000 crore in 2013-14. To be precise, 7,051 crore 74 lakh. Somebody can take down these figures and verify them. In 2023-24, it is more than twice, 16,361 crore and 41 lakh. Now what more in funding? Our friend who claimed to be a scientist was bemoaning this. What earlier governments did not do and what this government has done. What he was trying to suggest is that we should make it more liberal for funding. Maybe he has not gone through because that day there was so much of din. Unfortunately, discussion could not happen when I brought in the National Research Foundation bill over here, the Anusandhan bill. I wish you were there, we could deliberate on that. They were not interested. That has precisely addressed what Honorable Member Mr. Pathak was mentioning, which could not be addressed by the earlier government successively in 75 years, has been addressed now. I'm not going to name who's the Prime Minister. Anusandhan National Research Foundation envisages almost 80% of funding from non-government sources. It was important for India, ladies and gentlemen, Honorable Member, Honorable Chairman, sir, because if we have to grow globally, we have to live up to global parameters, we have to be ready for global challenges, and we have to beat them in the global strategies. America already had a foundation, I'm sure he must be aware, claiming that he is scientist from abroad, the National Research Society. Some of the European countries had, like Germany. Why didn't we have? Why did we have to wait 14 prime ministers? Why we waited for 14 prime ministers? Who will answer this? And this is all based on facts and figures. You can check it. Today, we have National Research Foundation in the form of... We will resume at 2 p.m. The House stands urgent to meet at 2 p.m. today. और इस वक्त जो है कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकी गई है और इसके साथ ही लगातार ये इस पर चर्चा हो रही है। 2 बजे के बाद से चर्चा दोबारा शुरू होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उमर अपने हालिया दिनों एलजी के दिए गए बयान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग मौजूदा निजाम से खुश हैं और वो असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहते। उमर ने बताया कि हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी मौजूदा निजाम से खुश नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने इस सिलसिले में टोल प्लाजा और इसकी मिसाल पेश की जिसके लिए आम लोग सामने आए और जबरदस्त एहतजाज किया। आवाम ने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे साबित होता है कि आम लोग इंतजामिया से तंग आ चुके हैं। अशियाए जरूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम परेशान है। बेरोजगारी के संगीन मसले से नौजवान परेशान है। सरकारी नौकरियों में भर्ती का अमल नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स से निफाज से अवाम नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ठीक नहीं है। कोकरनाग में 7 दिन के एनकाउंटर ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। राजौरी, पुंछ और चनाब के दीगर इलाकों में भी हालात खराब हैं। हुकूमत कश्मीरी पंडितों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही है। वादी कश्मीर में काम करते हुए मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। लोग इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर इंतखाबात में बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में कोई भी सच नहीं कह रहा है। हर कोई चाहता है कि असेंबली इंतखाबात बगैर किसी ताखीर के हों और अगर असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात के ताल्लुक से असेंबली इंतखाबात पर एलजी का बयान दुरुस्त साबित हुआ तो मैं एक्टिव सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जो डबल क्रॉस खेल रहे हैं। उनके दौरे इक़्तिदार में भी बहुत से लोगों ने इन्हें गुमराह किया। मौजूदा निजाम के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये लोग इन दिनों सिर्फ एलजी को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा आबादी में गुस्सा और नाराजगी के अलावा कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। मां सिवाय चंद बीजेपी के वर्कर जिनके काम हो रहे होंगे,
जो ट्रांसफर में अपना गुजारा कर रहे होंगे, जिनको गाड़ी बंगला, आगे एस्कॉर्ट, पीछे एस्कॉर्ट, उनको तसल्ली होगी। लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की जो आबादी है वो नाराज है, मायूस हैं, खफा हैं। कहते हैं कि कब हमें मौका मिले तो हम बटन दिखा के साबित करेंगे कि हमारी नाराजगी का क्या है हाल है। आज 80% से ज्यादा आबादी बीजेपी को अब पसंद नहीं करती। मुझे आज भी शक है कि ये पंचायत और बल्दियाती इलेक्शनों की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं नोटिफिकेशन से पहले ही ये इसको सैबोटाज ना करें। जब आपके पास मशीन होता है ना वोट डालने का, सबसे निचला बटन कौन सा होता है उसमें? नोटा। मतलब नन ऑफ द अबव। ऊपर जितने भी नाम हैं मैं इनको पसंद नहीं करता हूं, इसलिए मैं नोटा दबाऊंगा। अगर 80% लोग इलेक्शन नहीं चाहते, जाएं पोलिंग बूथ में और नोटा दबाएं। चलिए 80 छोड़िए, मैं 50 पे ही आ जाता हूं। 30% कंसेशन कराओ इलेक्शन। अगर जम्मू कश्मीर की 50% आबादी ने नोटा दबाया, एक तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। दूसरा, मैं एलजी साहब को खुद तख्त पे बिठा के उनके सिर पे ताज डाल के उनकी ताजपोशी करके जाऊंगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्क्वास्ट जम्मू का दौरा किया। इन्होंने यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली ईयर फाउंडेशन डे के मौके पर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि भारत नई ताकत का मुजाहरा कर रहा है। वबाई मर्ज के दौरान सिर्फ ज़राअत ही लोगों को राहत की सांस देती है। माशी तरक्की में ज़राअत की तरक्की अहम है। नई तकनीक की मदद से ज़राई शोबे को बढ़ाने के लिए पायदार तरीके लाने के लिए स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक शोबे के ताल्लुकात को मजबूत किया जाना चाहिए। हमें मसनूई जहानत की मदद से नई ताकत पैदा करनी चाहिए। आज दूध काश्तकारी का शोबा वजीर आजम की मदद से वापस आ रहा है और फल फूल रहा है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया हर मुमकिन ताउन कर रहा है। 3 साल पहले किसानों की माहाना आमदनी कम थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और किसानों को उनकी फसलों की हकीकी कीमत मिल रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू और कश्मीर डिवीजन के दरमियान कोई इम्तियाज नहीं है। आज हम नए संकल्प के साथ किसान भाइयों के पुरुषार्थ की वजह से ये संभव हो पाया है कि हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। डाइवर्सिफिकेशन हो, एलाइड एक्टिविटीज हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, इन 3 एलिमेंट को प्रमोट करके ट्रेनिंग, एक्सटेंशन और सर्विसेज का एक्सेस, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, इन 4 एस्पेक्ट्स पर केंद्रित तरीके से काम करके एक मुकाम तक हम पहुंचे। 3 वर्षों में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे क्रेडिट फैसिलिटी, फार्म मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन के फायदे किसानों को मिले। लेकिन मैं जानता हूं अभी भी बैंकों द्वारा खासतौर से जम्मू रीजन के किसानों तक क्रेडिट बहुत नहीं पहुंच रही फाइनेंशियल के। मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन के स्तर पर हमारे प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार जी निरंतर बैठकें कर रहे हैं। मैं भी बहुत नजदीक से उसको मॉनिटर कर रहा हूं। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से फाइनेंसिंग किसानों को हुई है, उतनी कम से कम फाइनेंसिंग जम्मू कश्मीर के किसानों को हो, इसकी हर कोशिश की जाए। छोटी छोटी बातों पर यहाँ के लोग बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसा विषय है जो जम्मू रीजन के किसानों की बड़ी आबादी की तकदीर बदल सकता है। हम सबका ध्यान इस पर है। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में कमी हो रही है, हमारे जो एग्रीकल्चर और लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आप जरूर उनसे बताएं। जिला प्रशासन के जो हमारे अधिकारी हैं उन्हें बताएं। और अब तो डिजिटल गवर्नेंस में आप सीधे प्रमुख सचिव हमारे जो कृषि के हैं उनको आप बता सकते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की
होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान की चर्चा की। कुछ चीजें विरासत में हमें मिली। जम्मू रीजन में कानूनन हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता था, 4 साल पहले ये स्थिति थी। इस कानून को बदला गया। अब कोई भेद नहीं है कश्मीर में और जम्मू में। और बांडीपोरा जिले के तिलुरजू गांव में पीने के पानी की किल्लत होने की वजह से ख्वातीन मकामी नाले और नदी नालों से पानी ला रही हैं। जल शक्ति का महकमा पानी के टैंकरों के जरिए हर गांव को 2 से 300 लीटर पीने का पानी फराहम कर रहा है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि मौजूदा दौर में ये नाकाफी है। उनका कहना है कि हफ्ते में एक बार टैंकर आते हैं, जो बिल्कुल नाकाफी हैं। उनका कहना था कि पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से ख्वातीन को रोजाना की बुनियाद पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मकामी नदी नालों और नाले से पीने का पानी लाना पड़ता है, जो कि पीने का साफ जरिया भी नहीं है। गांव वालों ने जल शक्ति महकमा हायर अप से अपील की है कि वो इस मामले को देखे और इसे हल करे। तुलरजू गाड़ खोड़ मज आब खालान दब मज ये रंग रंग मुश्किल पेश आम गाड़ बिचर चपले बूट हून अमे मज त्रेश चवान पे खालान ये आब तूत मुश्किल आमुत वनकस दपान खुदाया कुन दीना आब गाड़ वोल तमिस वन कुन सात आब त्रा दपान 200 लीटर गवर्नमेंट ओरे वन 200 लीटर त्रित कोता बर्दाश्त करो तिम 200 लीटरन पे बाकी जन वोथान मज दसिल पर त्रेश क्यूत आब नोट मज हर नार त्रेश क्यूत आब नोट यह गयस योर त्रिकोल बल नालस मज अन तोरे आब त्रो 5 जायन थक तूत आव मुश्किल पेश कर गवर्नमेंटस अपील अगर सोन दाद बोझे आब गढ़ सोचे प्रात दह अगर न प्रात दह एक दह कि बेक दह गोस आब बन। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं इस बिछड़े हुए गांव में। ये जो इलाका है ये नौगांव ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है और जो यहाँ की जो हल्का है ये हल्का पंचायत जो है वो है रक्सतांपुरा। रक्सतांपुरा के 3 यहाँ पे हैबिटेशन हैं, कूंचीपुरा, तबेलबल और तुलरजुआ। बदकिस्मती से आप तुलरजुआ इलाके में इस वक्त हैं। तो जहाँ तक ये पानी का मसला, आप कैमरामैन को बोलिए कि यहाँ पे घुमाए, ये देखिए हमने यहाँ पे ये हिडन रखा हुआ है, ये जो स्पॉट है यहाँ पे लेडीज दिन भर पानी भरती रहती हैं और ये पानी बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। ये वो पानी है जो बिल्कुल गंदा है, ये बिल्कुल पानी पीने के लायक नहीं है। तो इसी से हमें गुजारा करना पड़ता है, जबकि हमें आसपास में कोई पानी की स्कीम नहीं है। तो ये कई हम बचपन से ये चीज़ देखते आए हैं। ये हमने बार बार जो PHE सुंबल है उनसे गुजारिश की है, वो टैंकर भेजते हैं, वो 15 दिन 20 दिन के बाद टैंकर आता है। तो 20 दिन में आप बताइए मुझे, उसमें हमें धोना भी है, उसमें हमें नहाना भी है, उसमें हमें पीना भी है, कैसे चलेगा? वो 300 लीटर डालते हैं टैंकी में हर चूल्हे में, और चूल्हे में 20 बंदे होते हैं, 15 बंदे होते हैं, तो वो कैसे गुजारा चलेगा? आप मुझे बताइए। हम बिल्कुल फंसे हुए हैं इस मुश्किलात में। हमारी यही डिमांड रहेगी कि आपकी वसासत से ये LG इंतजामिया तक पहुँचे, वो एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें अकाउंटेबल बनाए और ये हमारा जो देरना मसला है, पानी का मसला है, जिंदगी का मसला है, इसको दूर करें। बस हम यही चाहते हैं। और महकमा जंगलात को भद्रवाह के भलस के गांव चंती में देवदार का एक बहुत बड़ा दरख्त मिला है। इसके तने की मोटाई 10.5 मीटर पाई गई है। हुक्काम का ख्याल है कि यह भारत समेत एशिया के सबसे मोटे तने वाले दरख्तों में से एक है। बताया गया है कि यह दरख्त मुल्क में कहीं और नहीं पाया जा रहा है। इसका मुआयना DFO भद्रवाह चंद्रशेखर और RO भलीसा सुरेश जब्बाल ने किया। DFO ने इसकी मुकम्मल तस्दीक नहीं की, ताहम इंटरनेट और आम इल्म की किताबों पर गहरी तलाश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि यह एशिया में सबसे मोटा दरख्त होगा। और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ बन सकता है। इस इलाके के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है, कमाई का जरिया बन सकता है। ये पेड़ इस पूरे इलाके की तस्वीर को बदल सकता है। आपने खुद देखा कि इस पेड़ का जो डायामीटर है वो साइंटिफिकली भी 35 फीट से ज्यादा निकल रहा है, और अगर आप इसको ट्रंक से नापेंगे तो 56 फीट इसका टोटल डायामीटर है। तो कहीं ना कहीं सरकार को या डिपार्टमेंट को या यहाँ के जो चुने हुए लोगों को, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं उन बुजुर्गों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, उनको श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस दरख्त को अपने बच्चों के से भी ज्यादा प्यार करके आज पाल के रखा है। आज देख रहे हैं, आज दुनिया में इसका नाम हो रहा है। हेरिटेज चीज है हमारे लिए, हेरिटेज एसेट है हमारे लिए, और
और इस चीज से यहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो सकता है। यहाँ पे एक यात्रा भी आती है, यात्रा का नाम क्या है? नाग मंदिर यात्रा आती है यहाँ पे। तो मुझे यकीन है कि इससे टूरिज्म काफी बूस्ट होगा और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए उनको जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरा करेंगे। यहाँ के लोगों की एक मुआवजा गुजारिश गवर्नमेंट से है कि इस एरिया को जो है टूरिज्म मैप पे लाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, हॉस्पिटल हो, उन चीजों से निजात मिले। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि इस अगर बताया जाए, इसको जो इनसर्कल किया गया है, लिटरली देखा गया है कि एक एशिया का सबसे बड़ा देवदार है, क्योंकि इस देवदार की खासियत यह है जितने भी घने जंगल हैं उनमें सबसे बड़ा देवदार ये पाया गया है। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर किश्तवाड़ ने जीके एजुकेशनल ट्रस्ट के ताउन से टैली एंड एक्सेल में 3 माह के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स के इफ्तिताई सेशन का इनेकाद किया। इसका मकसद यह है कि ख्वाहिशमंदों को इनकी सलाहियतों को बढ़ाने में सहूलत फराहम की जा सके। तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताह ज्वाइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू डिवीजन डॉक्टर खालिद हसैन मलिक ने, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डोडा किश्तवाड़ इदरीस लोन, जीएम डीआईसी मोहम्मद अशरफ, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर विनोद शांत और दीगर की मौजूदगी में किया है। मैं भी एनरोल करूं अगली बार इस कोर्स में, बट जैसे कि सर ने बताया कि हर फील्ड में जो है एक्सेल और टैली का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो उसके मुताबिक आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में, और हम जैसे यूथ के लिए और आगे जॉब सीकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टैली और एक्सेल के बारे में बोला, ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल मैंने पहले भी सुना था, कंप्यूटर मैंने कोर्स किया है पहले भी, तो वहाँ पे भी सीखा था, लेकिन टैली मैंने आज पहली बार सुना और इसके बारे में सर ने हमें इन्फॉर्म भी किया कि ये क्या है। और मतलब इसका यही मकसद था जो आज हम यहाँ पे गैदर हुए, इसीलिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे JNK में, हमारे इंडिया में, हमारे किश्तवाड़ में खास करके, इसको कम किया जाए। हमें जब हम ये चीज़ें सीखेंगे, मतलब हमारा हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, जब हम कुछ सीखेंगे हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अपने JNK में, JNK से बाहर फॉरेन्स में, जब हमारे पास कोई हार्ड स्किल होगा। बेसिकली हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे ये शुरू एक कोर्स हुआ है, स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू हुआ है एक पायलट प्रोजेक्ट की शक्ल में। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल हम शुरू कर रहे हैं 25 बच्चे, हर ज़िले के अंदर इस कोर्स में टैली और एक्सेल का बच्चों को सिखाया जाएगा। उनको उनके स्किल, जिनको बच्चों को स्किल नहीं, उनको स्किल्ड किया जाएगा, और जो बच्चे इस स्किल में ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको उनकी फर्दर फाइन ट्यूनमेंट और रिफाइनमेंट होगी उनकी स्किल में। और सरकार का पूरा इस वक्त फोकस है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट बीइंग नॉलेज कि वो इस स्किल में बच्चों को हम जो अगले साल इसको पूरी एक स्कीम की तरह लाएंगे और इंशाल्लाह इसको आइंदा एक फुल फ्लेज स्कीम की शक्ल में शुरू हो जाएगा। पुंछ में महकमा सेहत की जानिब से सेवा पखवाड़ा के तहत ANMT स्कूल में इदारा जाती बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सेवा पखवाड़ा के तहत ANMT स्कूल में सफाई से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में ANMT स्कूल के तलबा के साथ असातिज़ा और महकमा सेहत के अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस प्रोग्राम में CMO पुंछ डॉक्टर अनिस अल्ताफ ने भी शिरकत की। जी, आज का प्रोग्राम जो है, कल से हमने जो 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक पखवाड़ा था, इसमें स्वच्छता का अंगदान और ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है उसका आगाज़ किया अपने डिस्ट्रिक्ट में भी। कल हमने 2 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और शाम को एक प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जिसमें हॉकी प्लेयर्स थे और वॉलीबॉल प्लेयर्स थे, उनके साथ स्वच्छता के बारे में बात की और साथ में उनको दीगर मामला बताया गया। आज ANMT स्कूल का फंक्शन था, जिसमें स्वच्छता के ऊपर जो है उनके साथ एक सिंपोजियम किया गया, जिसमें बच्चों को फर्स्ट सेकंड किया गया। उसके बाद हम इस अपने कॉम्प्लेक्स की स्वच्छता के लिए सारे स्टाफ बच्चे साथ सारे आएंगे, तो हम इस पूरे हफ्ते को मनाने के लिए ताकि हम इस सारे जो प्रोग्राम
गुज़श्ता रात बानिहाल और वेनाग के सरहद पर वाक़ बानिहाल टॉप पर आसमानी बिजली गिरने के एक वाक़े में 3 खानाबदोश कुनबों की कम से कम 50 भेड़ बकरियां हलाक हो गईं। ताहम वहां मौजूद अफराद खाना इस वाक़े में बाल बाल बच निकले। ये भेड़ बकरियां मीर अहमद पठान, मोहम्मद अशरफ पठान और जलील अहमद पठान साकिनान हालन वेरीनाग जिला अनंतनाग की मिल्कियत थी। खानाबदोश गुजरों की ये कुनबे अपने भेड़ बकरियों के साथ बानिहाल की हिंजहाल टॉप पर पिछले कई हफ्तों से खिमजन थे। रात को अचानक तेज बारिशों और कड़कती बिजली का सिलसिला शुरू हुआ और खानाबदोशों ने खुले आसमान के नीचे बैठी अपनी भेड़ बकरियों को एक ढोक में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक जोरदार आवाज के साथ ढोक पर आसमानी बिजली गिर गई और 50 भेड़ बकरियां इस हादसे में हलाक हो गई। खानाबदोश कुनबों के अफराद खाना नजदीक ही सोए थे, ताहम इस आसमानी आफत में वो बच निकले। मुतासिरीन हुकाम से मुआवजे की अपील की है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरतुल इस्लाम ने शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को मौके पर जाकर वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। नहीं, रात इधर मौके पर था इधर ही। वो 2 बजे बारिश पड़ा, वो आसमानी बिजली पे आ गया इधर, वो मार सब मार गया इधर ही। 10-3 नाग बची है बस, वो सब इधर मर गया। वो 2 लड़के थे हमारे साथ इधर, वो भी डर गया, वो भी बिल्कुल बोला ही नहीं, बेहोश हो गया वो। सुबह उनको थोड़ा होश आया, फिर मैं नीचे गया तो आवाज मारे उनको, फिर उन्होंने फोन किया, डेरा हमारा था आइलैंड में। फिर सुबह ये आया उधर से, फिर हम इधर, वो माल ही मार गया, सारा खत्म हो गया। गवर्नमेंट को दे सकती है, तहसीलदार को साहब को, सचिव साहब को, गवर्नमेंट को मदद करे हमारे साथ, डीसी साहब को कर सकता है। हम तो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जनाब हमारा रोजगार इतना ही है, माल मवेशी पे हम अपने बच्चे पालते हैं, इसके बगैर हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो हम गुजारिश ये करना चाहते हैं खास करके तहसीलदार बानिहाल से और डीसी रामबन से भी हमारी ये गुजारिश है, और ख़ास करके सचिव साहब से हमारी ये गुजारिश है कि आप मौके पे टीम भेजें, आकर देखें, और इस माल का हमें कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ताकि हम यही गवर्नमेंट से यही कहते हैं, तहसीलदार साहब से और सचिव साहब से, यहाँ पर टीम भेजे, देखे मुआवजा। हम जो हमारे पास था सब खत्म हो गया, हमारी तो रोजी रोटी यही थी, और बच्चों को हम कैसे पालेंगे? हमें गवर्नमेंट मदद करनी चाहिए। और क्या, ये जनाब रात के 2 बजे हो गया, बारिश पड़ी, उसके साथ आसमानी बिजली पड़ गई। माल अंदर जब कोठे में चले गया, उधर ही बिजली पड़ी, उधर ही सब मार गए। कम से कम 80 नाग मार गए। 80 नाग में कोई 20 नाग बच गए। बाकी लड़के थे 3, ये इसमें दूसरे कोठे में थे, वो लड़के भी बेहोश हो गए। इनके पास फोन कोई नहीं था, फिर दूसरे डेरे पर गए सवेरे, ये यहाँ नीचे डेरा आया था, वहाँ लड़के के पास फोन था, उधर गए ये, तो उसको बोला जाकर, उसने फोन किया, हमको पता चल गया, हम हालन में थे, हमारा डेरा शेरा वहाँ, माल यहाँ आ गया थे नागे मंडू में। आज इस माल को कम से कम 10 दिन इधर हो गए थे, इधर कोठे के बेच थे, यहाँ रहते थे। इसी पे कोई जना हमारा कोई रोजगार नहीं है, इसी के साथ ये माल बच्चे हम पालते थे, इसी के साथ रोजी रोटी, और हमारे पास कुछ नहीं है। ये हम कहते हैं हमारे साथ को इंसाफ होना चाहिए, हमको कोई अमदाद होनी चाहिए इसके साथ, और हम क्या करेंगे, हमारे तो बेकार है, वो हमारे साथ कोई मजदूरी हमको कोई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी के साथ दिन रात को हम चलते थे, वही ख़त्म हो गई है, आप क्या करेंगे? अब देख रहे हैं इसमें कम से 80 नाग में 30 बकरे ही हैं, जो बकरे 20-20 हज़ार के, अगर बेचते थे तो 20-20 हज़ार का बकरा था इसमें। तो बाकी बकरी सोने वाली कुछ बकरी थी, छोटे बच्चे देने वाली अभी सोने वाली थी, हम क्या करेंगे? वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ समाजी व सियासी कारकुन तस्लीमा अख्तर ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तान का कबीह चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने जिनेवा में एक सेशन के दौरान वादी में दहशतगर्दी का शिकार खानदानों की अनसुनी दास्तां सुनाई, जिन पर जुल्म किया गया। तस्लीमा अख्तर ने कहा कि बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के अवाम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुए हैं। I introduce myself as Taslima Akhtar, belonging to a heavenly place called Kashmir, the most beautiful one on earth. I have been working as a social activist, exploring the cases of untold stories of atrocities committed on the innocent victims of terrorism in the valley. Unfortunately, since my childhood, I have witnessed violence and killings of innocent persons by Pakistan-sponsored terrorism, unbearable sufferings of women, children, old and young alike at the hands of these terrorists have led me to work for the cause of seeking justice for the families of victims. I have come across fearful stories of acts of terror and massacres. Shockingly, most of these stories are unknown to the outside world. Towards the objective
I have met the kin of terror victims to know their travels with an aim to present such stories of an appropriate platform. The terror-struck families have pathetic and very emotional tales to tell. Orphans, destitutes, widows, and infirmly elderly people are there with. और इसके साथ ही प्राइम न्यूज़ नेटवर्क में फिलहाल इतना ही।